हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में नर जनन तंत्र कहते हैं। मैं सबसे पहले आपको सारी स्ट्रक्चर्स के बारे में बता देता हूँ, फिर अलग अलग जितनी भी स्ट्रक्चर्स इसमें हैं, जितनी भी संरचनाएं हैं, उनके हम लोग एक एक करके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला जो मेन स्ट्रक्चर या जो मेन संरचना है वो होती है टेस्टिस, जिसको हिंदी में हम लोग वृषण कहते हैं। ये मनुष्य के अंदर एक जोड़ी होती है, ये दोनों वन पेयर टेस्टिस होती है, एक जोड़ी टेस्टिस होती है। ये टेस्टिस एक थैलेनुमा संरचना, मतलब एक सेक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मेल की बॉडी के अंदर आउटसाइड सिचुएटेड होती है, मतलब बाहर की ओर सिचुएटेड होती है, स्थित होती है। उस संरचना को हम लोग स्क्रोटम सेक कहते हैं। ये 12th की क्लास में 1 वर्ड में क्वेश्चन भी आता है कि मनुष्य में वृषण या टेस्टिस कहाँ स्थित होती है, तो उसका हिंदी में आंसर हो जाएगा वृषण कोश, और अंग्रेजी में आंसर होगा उसका स्क्रोटम सेक। टेस्टिस स्क्रोटम सेक से एक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ी रहती है, उस स्ट्रक्चर को बुबर्नेकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्ट्रक्चर को? बुबर्नेकुलम। ठीक है। टेस्टिस जो रहती है उससे ही एक स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स निकलती है। उन स्ट्रक्चर को हम लोग एपिडिडाइमिस कहते हैं, हिंदी में अधिवृषण कहते हैं। ये जो एपिडिडाइमिस जो रहती है ये 3 भाग में डिफरेंशिएटेड रहती है, मतलब 3 भाग में बटी होती है। एक होती है आपकी कार्पस, केपट और काडा, ये 3 भाग है इसके। ये केपट एपिडिडाइमिस है, कार्पस है और काडा एपिडिडाइमिस है। मैं फंक्शन बाद में आपको बताऊं, पहले मैं मेन स्ट्रक्चर्स बता रहा हूं। एपिडिडाइमिस जो रहती है आगे जाकर एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर में खुलती है, नली जैसी स्ट्रक्चर में खुलती है। इस नली जैसी या डक्ट जैसी स्ट्रक्चर को हम लोग वासा डिफरेंस कहते हैं। ये वासा डिफरेंस, ये हिंदी में शुक्रवाहिनी कहते हैं। दोनों साइड से वासा डिफरेंस ओरिजिनेट होती दोनों टेस्टिस से, और ये आगे जाकर हमारे पेल्विक रीजन में फ्यूज हो जाती है, और दोनों फ्यूज होकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक संरचना बनाती है। उस संरचना को हम लोग सेमाइनल वेसिकल, या हिंदी में हम लोग उसको शुक्राशय कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में उसका नाम होता है सेमाइनल वेसिकल और हिंदी में शुक्राशय कहते हैं। ये जो सेमाइनल वेसिकल होती है आगे जाकर एक डक्ट में फिर खुलती है। इस डक्ट जैसी संरचना को हम लोग इजेकुलेटरी डक्ट कहते हैं, और इसको हिंदी में स्खलन नलिका कहते हैं। ये स्खलन नलिका नर में जाकर एक स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको हम पेनिस कहते हैं, हिंदी में इसको शिश्न कहते हैं। ये जो पेनिस होता है इसकी ओपनिंग शरीर से बाहर एक छिद्र में होती है। उस छिद्र को हम लोग यूरिनोजेनाइटल अपर्चर या हिंदी में मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। ये कॉमन छिद्र होता है, कॉमन अपर्चर होता है, जिसके द्वारा मेल की बॉडी में जब वो मूत्र त्यागता है तो इससे मूत्र भी निकलता है, मतलब यूरिन पास होता है। और जब वो फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो इसी से उसका वीर्य, या जिसको अंग्रेजी में सीमेन कहते हैं, वो इजेकुलेट होता है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर के अलावा 2 एक्सेसरी या सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, उनके भी अपने एक स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। इनमें मेल के अंदर एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये दोनों साइड, ये एक ये और एक ये काउपर्स ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर ग्लैंड्स जो रहती है वो टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी इन द मेल इन स्क्रोटम से, मतलब नर में टेस्टिस जो रहती है या वृषण जो रहते हैं शरीर के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर साल लगभग 10th 12th की क्लास में 3 नंबर में आता है। वो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस हाई टेम्परेचर पर हमारे स्पर्म नॉन मोटाइल हो सकते हैं, इनएक्टिव हो सकते हैं। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, उस तापमान को बनाए रखने के लिए जो टेस्टिस जो उस टेम्परेचर जिस पर की स्पर्म सक्रिय बने रहे, इसके लिए टेस्टिस स्क्रोटम सेक में शरीर के बाहर स्थित होती है। स्क्रोटम सेक का टेम्परेचर हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से
2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इसके कारण से हमारी बॉडी में टेस्टिस शरीर के बाहर स्क्रोटम शेप में सिचुएटेड होती है और उसके कारण से स्पर्म हमारे मोटाइल मतलब चल बने रहते हैं, सक्रिय बने रहते हैं और वो इस एबल होते हैं कि वो फर्टिलाइजेशन या इस ओवम को या अंडाणु को निषेचित कर सके। तो ये इसका मेन रीजन है, यही आपको बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। प्रश्न ऐसा आएगा कि नर में, मनुष्य में नर में वृषण शरीर के बाहर वृषण कोष में या स्क्रोटम शेप में क्यों स्थित होते हैं। अंग्रेजी में ऐसा आएगा व्हाई द टेस्टिस इन मेल सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी इन स्क्रोटम शेप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे शरीर का सामान्य तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस 37 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पर शुक्राणु निष्क्रिय हो सकते हैं, अतः शुक्राणु के तापमान को मेंटेन करने के लिए इस शरीर के बाहर टेस्टिस स्क्रोटम शेप में सिचुएटेड होती है, क्योंकि वहां का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है ना। इस तापमान पर हमारे जो शुक्राणु होते हैं वो चल और सक्रिय बने रहते हैं। ठीक है, ये इसका कारण है। ये सबसे पहले मैं टेस्टिस पे आपको फोकस करता हूँ। टेस्टिस जो से मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, मेल गोनेड्स या नर जनक कहलाते हैं। इन्हीं के अंदर स्पर्म बनते हैं, इन्हीं के अंदर शुक्राणु बनते हैं आफ्टर द एज ऑफ 15 to 16 ईयर, मतलब 15 से 16 साल की एज के बाद। जैसे ही नर के अंदर 15 से 16 साल की एज होती है, उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी या जिसको हम बोलते हैं लैंगिक परिपक्वता आ जाती है और उसमें शुक्राणु बनने लगते हैं। ये जो शुक्राणु बनते हैं, ये शुक्राणु हजारों लाखों की संख्या में बनते हैं और टेस्टिस केवल शुक्राणु का ही निर्माण नहीं करती है। इसके अलावा मेल में 2 सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन का स्त्रावण भी टेस्टिस के द्वारा होता है। और ये टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन जो सेक्स हार्मोन है, ये मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करते हैं, जिससे नर के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जिनको द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, उनका विकास होता है और उसमें लैंगिक परिपक्वता आती है। ठीक है, तो ये टेस्टिस का काम होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि वृषण का कार्य क्या है, तो वृषण के 2 कार्य होते हैं। नंबर 1 है, सबसे पहला कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। नंबर 2 होता है सेक्स हार्मोन का स्त्रावण करना, सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन। नंबर 1 कौन सा सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, और नंबर 2 पर एंड्रोजन। ठीक है, ये टेस्टिस जो है, इसके बाद टेस्टिस में ये एपिडिडाइमिस है। इन एपिडिडाइमिस को हम लोग स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म कहते हैं, मतलब यहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं अस्थायी रूप से। फिर ये स्पर्म जो होते हैं, ये आगे जाकर वासा डिफरेंस से होकर सेमाइनल वेसिकल में इकट्ठे होते हैं। तो ये वासा डिफरेंस स्पर्म को ले जाने वाली मेन डक्ट होती है और ये आगे जाकर सेमाइनल वेसिकल का निर्माण करती है। इस सेमाइनल वेसिकल के बगल में ही एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, 1 पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये काउपर्स ग्लैंड मिलकर एक ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है विच इज एडेड विद स्पर्म, जो है स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। फिर आगे जाकर ये इजेकुलेटरी डक्ट है। ये इजेकुलेटरी डक्ट जो रहती है नर के अंदर सीमेन को ले जाती है और ये आगे जाकर पेनिस में खुलती है। पेनिस मेल का कॉपुलेटरी या मेथुन अंग होता है। इसके द्वारा नर के अंदर 2 कार्य होते हैं। सबसे पहला कार्य होता है, इसके द्वारा ये कॉपुलेशन भी करता है, मेथुन में भी हेल्प करता है, प्लस इसके द्वारा ही हम मूत्र भी इसी के द्वारा डिस्चार्ज होता है। जहाँ पर ये कॉपुलेशन, जहाँ पे पेनिस के सबसे टर्मिनल एंड पर एक छिद्र पाया जाता है, जिस छिद्र को हम लोग मूत्रजनक छिद्र या यूरिनोजेनाइटल एपर्चर कहते हैं। इस यूरिनोजेनाइटल एपर्चर के द्वारा ही सीमेन निकलता है एट द टाइम ऑफ कोइटस या एट द लास्ट स्टेज ऑफ द कोइटस, मतलब संभोग की अंतिम अवस्था में जहाँ से स्पर्म सीमेन निकलता है, उस सीमेन में हजारों लाखों की संख्या में स्पर्म पाए जाते हैं। और जो हमारा सीमेन का जो पीएच मान होता है वो 7.35 से अबव होता है, मतलब हमारा जो सीमेन होता है नर का वो क्षारीय होता है। तो ये हमारा मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम या जनन तंत्र का चित्र भी पूछते बोर्ड के एग्जाम में। इसका 4 नंबर में प्रश्न आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न भागों के नाम और उनके कार्य लिखिए। इंग्लिश में ऐसा आएगा, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड राइट द नेम एंड फंक्शंस ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स।
तो ये जो मेन आर्गन कौन कौन से हो गए, टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, इजेकुलेटरी डक्ट, इसके अलावा पेनिस, यूरिनोजेनाइटल अपर्चर। ठीक है, इसके अलावा जो एक जोड़ी जो ग्रंथि है, एक तो प्रोस्टेट ग्रंथि और एक काउपर्स ग्रंथि। ठीक है ना, ऐसा हमारा ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अलावा ये जो मैंने बीच में एक एडिशनल क्वेश्चन और बताया आपको कि मेल के अंदर टेस्टिस शरीर के बाहर स्क्रोटम से एक में क्यों स्थित होती है, उसका भी मैंने आपको मतलब बाकायदा जो रीजन है वही बता दिया। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और कभी कभी जो बहुत ही अगर गहराई में जाएगा तो क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि नर में जो टेस्टिस होती है वो स्क्रोटम सेक से किस स्ट्रक्चर है, किस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है, उस संरचना को हम लोग गुबर्नेकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसके अलावा कभी कभी अब जब जैसे सिस्टम नहीं आया तो ये केवल टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट भी आ सकती है, मतलब ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस भी आ सकती है, उसका अलग क्वेश्चन है, उसका मैं आप लोगों को अलग डायग्राम बना के समझाऊंगा। ठीक है, तो ये इसके दो क्वेश्चन बनते हैं इस सिस्टम में से, एक तो आपका बनता है पूरा डायग्राम, और एक क्वेश्चन आता है कभी कभी कि स्क्रोटम सेक में क्यों स्थित होते हैं। ठीक है, अब हम लोग कल जो अगले लेक्चर में ये टेस्टिस की जो ट्रांसफर सेक्शन है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये पूरा सिस्टम जो मैंने अभी तक समझाया वो समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप लोगों को मैं निश्चित रूप से मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि जो मेरा पढ़ाया हुआ आपको पूरा बोर्ड के एग्जाम में प्लस नीट के एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सुजालपुर में जो आज जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसमें सारे बच्चे इसका पूरा वीडियो का पूरा लाभ ले सके और उनको बोर्ड के एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। और मैं आपको पूरा इसमें नीट के एग्जाम का भी पूरा गाइडेंस दूंगा थ्रू आउट द ईयर। थैंक्स।